जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां जहां जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वो असल में वो हो ही ना जो होने का दावा करता है। हाँ, ये बहुत ही डरावना ख्याल है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके लिए पूरी दुनिया हो, लेकिन उसकी खुद की दुनिया एक बहुत ही खौफनाक और हिंसक सच पर टिकी हो। सही बात है। और जब प्यार किसी ऐसे सच की बुनियाद पर ना हो जिसे हम जानते हैं, हम्म, तो वो भ्रम टूटने पर ना सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता। हाँ, इंसान की पूरी रियलिटी तबाह हो जाती है। एग्जैक्टली। और इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या उसने कभी सच में कुछ समझा भी था या वो सिर्फ एक भ्रम में जी रहा था। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम किसी बोरिंग रिसर्च पेपर का नहीं, बल्कि 2006 की फिल्म फना के पीछे छिपी उस डार्क साइकोलॉजी और उन जटिल नैतिक सवालों का विश्लेषण कर रहे हैं। जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक बॉलीवुड लव स्टोरी मानकर छोड़ देते हैं। हाँ, पर इस कहानी के केंद्र में जो सफर है ना, हम्म। वो महज एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा आज का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि कैसे मासूमियत से भरा एक साधारण सा प्रेम प्रसंग अचानक चरमपंथी विचारधारा, आतंकवाद और एक ऐसे भयानक मॉरल डिलेमा में बदल जाता है, जहां एक इंसान को प्यार और लाखों लोगों की जान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और मैं कहूंगी ये चर्चा इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि ये कहानी है ना मानव मनोविज्ञान के बहुत ही गहरे और स्याह कोनों को छूती है। हम्म, मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पर्दे पर क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि क्यों हुआ। एक इंसान का दिमाग कैसे काम करता है जब उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो हम उन्हीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, किरदारों के इमोशनल स्ट्रगल्स और उस जटिल ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो प्यार, धोखे और शहादत के बीच बुना गया है। तो चलिए उस मनोविज्ञान को समझने से शुरुआत करते हैं, जहां से इस धोखे की जमीन तैयार होती है। ठीक है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत कश्मीर की बेहद खूबसूरत लेकिन एक तरह से दुनिया से कटी हुई बर्फीली वादियों से होती है। वहां हमारी मुलाकात जूनी अली बेग से होती है। और जूनी जो है वो शारीरिक रूप से दृष्टिहीन है, मतलब देख नहीं सकती। हाँ, वो देख नहीं सकती, लेकिन उसमें कमाल की ऊर्जा है। वो बहुत ही खुश मिजाज और आजाद ख्यालों वाली लड़की है। और उसके माता पिता उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। जो कि स्वाभाविक भी है ना। है, लेकिन यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल डायनामिक शुरू होती है। बिल्कुल। उन शुरुआती दृश्यों का उद्देश्य सिर्फ एक किरदार का परिचय देना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी मानवीय संघर्ष को स्थापित करना है, जिसे हम प्रोटेक्शन वर्सेस फ्रीडम कह सकते हैं। हाँ, संरक्षण बनाम स्वतंत्रता। एग्जैक्टली। जूनी के माता पिता उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाकर एक सेफ बबल में रखना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि सुरक्षा अक्सर एक पिंजरे जैसी लगने लगती है। सच्चाई है ये। जूनी दुनिया को महसूस करना चाहती है, वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, वो किसी की सहानुभूति या तरस नहीं चाहती। राइट। एक ऐसी कंडीशन वाले व्यक्ति के लिए समाज का हर दूसरा इंसान अक्सर या तो बहुत ज्यादा मददगार बनने की कोशिश करता है या फिर उन्हें बेचारा समझता है। और जूनी इस बेचारापन के थप्पे से आजादी चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही आजादी की तड़पना उसे दिल्ली ले जाती है, जहां उसे रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। हाँ। और उस अनजान शहर में उसकी मुलाकात एक टूरिस्ट गाइड से होती है, रेहान कादरी। अब रेहान का जो अंदाज है वो बहुत ही चुलबुला है, वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, और इसकी बातों में एक अजीब सी कशिश और शायरी है। हाँ, वो उसको कुतुब मीनार घुमाता है, इंडिया गेट दिखाता है, आइसक्रीम खिलाता है। और यहीं पर मैं एक बात रखना चाहूंगी जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। रेहान यहाँ जूनी के लिए सिर्फ एक गाइड नहीं है, वो एक तरह से दुनिया को देखने वाला एक अनुवादक, यानी एक ट्रांसलेटर बन जाता है। अनुवादक। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी है ये। है ना। मतलब जो लड़की शारीरिक रूप से दुनिया के रंग नहीं देख सकती, रेहान अपने शब्दों, अपनी आवाज और अपनी शायरी के जरिए उसके लिए पूरी दुनिया के रंग खोल देता है। वो उसके लिए दुनिया का निर्माण कर रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या ये अजीब नहीं है कि जो इंसान जूनी को पहली बार आज़ादी और दुनिया की असलियत का एहसास करा रहा है,
वो खुद अंदर से एक बहुत बड़े झूठ और अंधेरे में जी रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। वो एक ट्रांसलेटर तो है, लेकिन वो वही अनुवाद कर रहा है जो वो जूनी को दिखाना चाहता है। एग्जैक्टली। यहाँ जूनी की साइकोलॉजी को समझना काफी जरूरी है। वो रेहान की तरफ सिर्फ इसलिए आकर्षित नहीं होती क्योंकि वो अच्छी शायरी करता है या उसे घुमाता है। तो फिर असल वजह क्या है? वजह ये है कि रेहान उस पर तरस नहीं खाता। वो उसके साथ एक इक्वल व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है। इक्वालिटी। हाँ, जब कोई इंसान समाज द्वारा दी गई आपकी किसी कमी को नज़रअंदाज करके आपको एक मुकम्मल इंसान की तरह अपनाता है, तो वहाँ एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन पैदा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, कोई भी इस बात से रिलेट कर सकता है। जूनी के लिए रेहान पहली बार वो इंसान बनता है जो उसे एक आज़ाद औरत की तरह देखता है, न कि एक कमज़ोर लड़की की तरह जिसे सहारे की ज़रूरत है। और सुनने वालों, ये फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं। जूनी को लगता है कि उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। उसको अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीद भी दिखती है। हाँ, एक सर्जरी तय होती है जिससे उसकी रोशनी वापस आ सकती है। सब कुछ एक परफेक्ट सपने जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही जूनी ऑपरेशन थिएटर में जाती है, कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जो इस पूरे रोमांटिक सपने को चकनाचूर कर देता है। हाँ, यहाँ से कहानी का रूप पूरी तरह पलट जाता है। ये रोमांस से सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। हाँ, जब जूनी की सर्जरी चल रही होती है, बाहर रेहान अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद कहानी सीधे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ मुड़ जाती है। तब्बू का किरदार ऑफिसर मलिनी त्यागी आती है कहानी में। राइट, वो एक खूंखार आतंकवादी की तलाश में है जो एक न्यूक्लियर हमले के लिए न्यूक्लियर ट्रिगर का एक हिस्सा चुराने की फिराक में है। और फिर वो खुलासा होता है जो जमीन खिसका देता है कि रेहान ही वो आतंकवादी है। हाँ, उसका वो टूरिस्ट गाइड होना महज एक नाटक था, एक कवर स्टोरी। एक पुलिस एनकाउंटर होता है, धमाका होता है और रेहान को मारा हुआ मान लिया जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे ना यहाँ एक बहुत गहरी उलझन होती है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं जो अक्सर ऐसी कहानियों में कहा जाता है कि प्यार तो सच्चा था। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि प्यार झूठा था? मतलब अगर हम इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें, एक इंसान जो एक पूरे शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की योजना बना रहा है, जो लाखों बेगुनाह लोगों की जान लेने वाला है, क्या वो सच में किसी एक इंसान से प्यार कर सकता है? का पूरा रिश्ता सिर्फ एक कवर स्टोरी थी, एक सुविधा थी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक सवाल है जो किसी के भी मन में आएगा। एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना बहुत मुश्किल है कि एक आतंकवादी सच में प्यार कैसे कर सकता है। वही तो। लेकिन अगर हम चरमपंथियों और रेडिकलाइज्ड लोगों की साइकोलॉजी को देखें, तो ये सिर्फ एक साइकोपैथ होने का मामला नहीं होता। इसको साइकोलॉजी में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी दिमाग को अलग अलग हिस्सों में बांट लेना। बिल्कुल। उनके दिमाग में ना एक बहुत ही भारी कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा होता है। वो अपने मिशन और अपनी विचारधारा को अपनी पर्सनल इमोशन से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। ओके। रेहान पूरी तरह से एक मशीन नहीं था। जब वो जूनी के साथ था, तो वो उन प्यार के पलों को सच में जी रहा था। उसका प्यार जूनी के लिए शायद सच्चा ही था, लेकिन और यहीं पर सबसे बड़ा डर छुपा है, उसका मिशन उसके लिए हमेशा उस प्यार से ऊपर था। बाप रे! तो इसका मतलब यह है कि उसका प्यार एक झूठ नहीं था, बल्कि उसकी प्रायोरिटीज इतनी भयानक थीं कि उस प्यार की आखिर में कोई अहमियत ही नहीं बची। एग्जैक्टली। और यही ना इस धोखे को और भी ज्यादा ट्रेजेडी बना देता है। अगर वो सिर्फ एक बुरा इंसान होता जिसने जूनी का यूज किया, तो वो एक टिपिकल विलन होता। हाँ, एक आम बॉलीवुड विलन। पर कहानी की गहराई इसमें है कि वो सच में प्यार करता है, फिर भी अपनी विचारधारा के लिए उस प्यार की बलि चढ़ाने को तैयार है। वो इंसानियत से ऊपर एक विचारधारा को चुनता है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब जूनी अस्पताल में पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है वो। हाँ, जिस इंसान ने उसे दुनिया देखने के सपने दिखाए, उसी का चेहरा वो कभी नहीं देख पाई। और जब रोशनी लौटती है तो सबसे पहली चीज जो वो देखती है वो है अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच, कि उसका पति मर चुका है। हाँ, और वो कोई आम इंसान नहीं, एक आतंकवादी था। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। उसे पहली बार दुनिया देखने की ताकत मिली, लेकिन जो सबसे पहली चीज उसने देखी, उसने एक तरह से उसकी आत्मा को अंधा कर दिया होगा। क्या इंसान कभी इस तरह के धोखे से आगे बढ़ सकता है? आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंसान की मौत का दुख नहीं है, बल्कि भरोसे की हत्या है।
जोनी की पूरी दुनिया जिस इंसान के इर्द गिर्द बुनी गई थी वो इंसानी एक भ्रम निकला। सही बात है। ऐसे में इंसान अपने ही फैसलों और अपनी ही समझ पर शक करने लगता है कि क्या मैं इतनी बेवकूफ थी। और इसी झटके के साथ ना कहानी में 7 साल का एक लंबा वक्त गुजर जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया इतनी बुरी तरह उजड़ चुकी हो, वो आगे कैसे बढ़ता है। हम देखते हैं कि जूनी अब वापस कश्मीर आ चुकी है और अपने बेटे के साथ अकेली रहती है। और उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। हाँ, और सबसे अजीब बात, उसने अपने बेटे का नाम भी रेहान ही रखा है। ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसने उस इंसान का नाम अपने बच्चे को दिया जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। शायद वो उस प्यार की याद को जिंदा रखना चाहती थी जो उसने महसूस किया था, भले ही वो इंसान झूठा क्यों ना हो। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अतीत सीधे जूनी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ से साइकोलॉजिकल टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। 7 साल बाद कश्मीर में एक भयानक बर्फीले तूफान वाली रात में एक घायल अजनबी जूनी के घर पनाह मांगने आता है। और ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि जिंदा बचा हुआ रेहान है, जो अभी भी अपने उसी न्यूक्लियर ट्रिगर वाले मिशन पर लगा हुआ है। ये स्थिति सच में दिल की धड़कन रोक देती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जूनी उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि सर्जरी से पहले उसने कभी उसका चेहरा देखा ही नहीं था। एग्जैक्टली। वो उसकी आवाज जानती थी, उसका स्पर्श जानती थी, लेकिन उसका चेहरा उसके लिए पूरी तरह अनजान था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं ना इसकी तुलना एक टाइम बॉम्ब से करूंगा। कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक बाहर मंडरा रहा खतरा नहीं है, घर के अंदर भावनाओं का एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। हाँ, ये तो है। एक तरफ रेहान अपनी ही बेटे के साथ खेल रहा है, उसके अंदर एक पिता की भावनाएं जाग रही हैं, और दूसरी तरफ उसी घर में उसी इंसान के पास पूरे देश को तबाह करने वाला एक असली न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। ये कितनी खौफनाक विडंबना है कि जो हाथ अपने बच्चे को दुलार रहे हैं वही हाथ लाखों बच्चों की जान लेने की तैयारी कर रहे हैं। उफ, बिल्कुल। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो यहीं पर रेहान का वो कंपार्टमेंटलाइजेशन टूटने लगता है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। अच्छा, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस वाला हिस्सा। हाँ, जब तक आप किसी चीज को दूर से देखते हैं, एक आइडियोलॉजी के चश्मे से, तब तक तबाही सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, एक स्टैटिस्टिक। आतंकवाद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट लक्ष्यों पर काम करता है, जैसे दुश्मन, देश या सिस्टम। लेकिन जब रेहान अपने ही खून को, अपने बेटे को अपने सामने देखता है, तो पहली बार वो उन परिणामों को रियल लाइफ में महसूस करता है कि अगर मैं बॉम्ब फोड़ूंगा तो ऐसी ही मासूम जाने जाएंगी। बिल्कुल। उसके अंदर एक भयंकर मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ उसकी कट्टरपंथी विचारधारा है और दूसरी तरफ उसका परिवार। ये स्थिति बहुत डीपली दिखाती है कि कैसे आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म इंसान की इंडिविजुअल खुशियों को खोखला कर देते हैं। मतलब उसके पास प्यार करने की क्षमता तो बचती है, लेकिन उस प्यार को निभाने का कोई रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और घर के अंदर चल रहे इस तूफान के साथ साथ बाहर भी एक तूफान मंडरा रहा है। वो जो खुफिया अफसर मालिनी है, वो उस न्यूक्लियर सिग्नल का पीछा करते हुए धीरे धीरे जूनी के घर के आसपास पहुंच जाती हैं। टेंशन लगातार बढ़ रही होती है वहां। और फिर धीरे धीरे जूनी के मन में भी शक के बीज पनपने लगते हैं। उस अजनबी की आवाज के कुछ लहजे, कुछ पुरानी आदतें, बात करने का वो खास अंदाज। और हम जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, उसकी बाकी सेंसेस बहुत तेज होती हैं। हाँ, उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हाँ, और अंत में वो क्षण आ ही जाता है जब वो पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। जूनी को पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि ये अजनबी ही रेहान है। वो सीन, मतलब दोनों के बीच एक बेहद भावुक और उतना ही डेंजरस टकराव होता है। हाँ, रेहान मानता है कि वो जूनी से प्यार करता है, लेकिन वो ये भी साफ कर देता है कि कश्मीर के लिए उसका जो मिशन है वो सबसे ऊपर है। उसी वक्त सेना घर को घेर लेती है और रेहान भागने की योजना बनाता है। वो न्यूक्लियर ट्रिगर लेकर वहां से भागना चाहता है और जूनी से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर इस सिचुएशन को समझना होगा। ये फिलॉसफी की एक बहुत ही क्लासिक मॉरल डायलेमा है, जिसे ट्रॉली प्रॉब्लम कहा जाता है। हाँ, एक तरफ अपनों की जान, दूसरी तरफ हजारों अनजानों के। बिल्कुल। एक तरफ वो इंसान है जिसे आपने बेहद प्यार किया है, जो आपके बच्चे का पिता है, और दूसरी तरफ लाखों अनजान लोगों की जान है। जूनी जो फैसला लेती है वो दिल दहला देने वाला है। बहुत हिम्मत वाला फैसला था वो। जो लड़की कहानी की शुरुआत में इतनी भोली थी, जिसे दुनिया की हवा तक से बचाने के लिए उसके माता पिता डरते थे, वही लड़की अंत में देश की रक्षा के लिए
उन लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अपने ही प्यार की जान ले लेती है। वो खुद उसे गोली मार देती है। आंखों में आंसू लिए। लेकिन मैं यहाँ ये सोचे बिना नहीं रह सकता, क्या रेहान की जान लेना ही ज़ूनी के पास एकमात्र रास्ता बचा था? मतलब क्या इतने सालों का प्यार, वो फीलिंग जो इंसानियत की बुनियाद है, इतनी गहरी विचारी खाई को पाट नहीं सकती थी? क्या वो उसे सरेंडर करने के लिए मना नहीं कर सकती थी? ये सोचना बहुत कंफर्टिंग लगता है कि प्यार हर चीज जीत सकता है, लेकिन रियलिटी की जमीन बहुत कठोर होती है। ये कहानी कोई फेरी टेल नहीं है जहां अंत में सब कुछ प्यार से सुलझ जाए। एक्सट्रीमिज्म इंसान को एक ऐसे बिंदु पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ज़ूनी इस बात को बहुत गहराई से समझ चुकी थी कि अगर वो आज अपने प्यार को चुनती है तो वो उन लाखों बेगुनाह लोगों की मौत में भागीदार बन जाएगी, कंप्लिसिट बन जाएगी। एग्जैक्टली। और इससे ना एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। यहाँ हमें यूटिलिटेरियनिज्म यानी अधिकतम लोगों की भलाई के सिद्धांत को देखना होगा। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो इंसान को अपना दिल पत्थर करना ही पड़ता है। सही बात है। और यहीं पर हमें इस फिल्म के टाइटल फना का असली अर्थ समझ आता है। फना का मतलब होता है प्यार में तबाह हो जाना, अपना वजूद मिटा देना। वाह, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। मतलब दोनों ही किरदार अपने अपने तरीके से फना हुए। बिल्कुल। रेहान अपनी चरमपंथी सोच और अपने अंधे मिशन के कारण तबाह हुआ, और ज़ूनी का प्यार उसके धोखे के कारण तबाह हुआ। ये हिस्सा बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि बिना सच्चाई का प्यार सिर्फ विनाश लाता है। और फिर वो आखिरी दृश्य आता है जब रेहान गोली लगने के बाद उसी ज़ूनी की बाहों में गिरता है। उसके आखिरी पलों में उसके चेहरे पर प्यार और पछतावा दोनों साफ नजर आते हैं। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। हाँ, वो इंसान जो कभी ज़ूनी के लिए दुनिया देखने का जरिया बना था, आज उसी की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। तो इस चर्चा का सार यही है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि रियलिटी की एक कड़वी झलक है। जब हम अंधी भावनाओं और कट्टरपंथ को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं तो वो किसी की भी दुनिया उजाड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में पर्सनल डिजायर्स और बड़े मॉरल ड्यूटीज के बीच चुनाव करना कितना मुश्किल हो सकता है। सही कहा आपने। आज हमने प्यार और धोखे के इस अंधेरे और कॉम्प्लेक्स सफर को डीपली समझने की कोशिश की, लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरूर। जरा सोचिए, अगर ज़ूनी की आंखों की रोशनी कभी वापस ही ना आती, तो क्या वो रेहान की उस खौफनाक चरमपंथी सच्चाई को कभी असल में देख पाती? क्या ये मुमकिन है कि शारीरिक रूप से दुनिया को देख पाने की उसकी इस नई क्षमता ने ही उसे वो मॉरल क्लैरिटी दी जिसने अंततः उसे अपने ही प्यार का अंत करने की ताकत दी? ये सच में सोचने वाली बात है ना? इस बारे में जरूर सोचिएगा कि कभी-कभी जो चीज हमारी आंखें खोलती है, वही हमें दुनिया का सबसे कड़वा सच भी दिखाती है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।